क्या ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में अब दरार आती आपको नजर आ रही है? देखिए, ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्ते बड़े पेचीदा लेवल पे आ गए हैं। क्योंकि कल ट्रंप ने कहा, भाई ये जो लेबनान से है ये आईडीएफ निकल जाए, आईडीएफ विड्रॉ कर ले, जो उनकी पहली पोजीशन थी वहां जाए। तो नेतन्याहू ने कल सीधा सीधा कह दिया कि आईडीएफ नहीं निकलेगा, आईडीएफ वही करेगा जो इसराइल की सुरक्षा के लिए अच्छा होगा। और आप हमें ये नहीं बता सकते कि आईडीएफ को कब रिएक्ट करना नहीं करना। और इसराइल की सुरक्षा के लिए जो भी आईडीएफ को करना पड़े, इसराइल में, लेबनान में, गाजा में या यमन के प्रति, जहां भी हमें जो भी सुरक्षा मतलब हमें खतरा दिखेगा, हम एक्ट करेंगे और बिल्कुल अपनी मर्जी से एक्ट करेंगे। आप हमें ये बताने वाले नहीं। हम आपकी मदद की बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। पर आज नेतन्याहू ने यह भी कहा कि भाई अब हमें हथियार बनाने चाहिए। अब इसराइल के लिए अमेरिका के हथियारों पर डिपेंड रहने का समय निकल गया है। जो भी हथियार हमारे पास नहीं है या जो भी कुछ चीजें हमारे पास हैं जिसके लिए हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है, वो सब चीजें हमें विद इन इसराइल बनानी चाहिए। जबकि ट्रंप ने कहा था आप लेबनान छोड़ दो, इसराइल कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा। ट्रंप ने कहा आप हॉस्टिलिटी रोक दो, इसराइल कह रहा मैं नहीं रोकूंगा। और याद रखिए, तीन बड़े मिलिट्री टारगेट्स है। एक है वो हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिसको आईडीएफ ने घेर रखा है। दूसरा है वो टनल नेटवर्क जहां हिजबुल्लाह के जहादी भी और बहुत बड़ा आर्म्स का जखीरा भी है। और तीसरा है वो सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा जिसको आईडीएफ ने घेर रखा है। क्या इजरायली डिफेंस फोर्स उसको छोड़ देगा? क्योंकि अगर उसको छोड़ने का मतलब है आपके इसराइल पे और अटैक होंगे और वो लोग मरेंगे। क्या वहां ट्रंप की चलेगी? ट्रंप से पूछा गया, भाई नेतन्याहू तो निकलने से मना कर रहे हैं, आप क्या क्या बोलेंगे? बोलता मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और नेतन्याहू से भी मैं बात कर लूंगा। पर आज पहली बार एक बिल्कुल इसराइल का बिल्कुल पक्का स्टैंड है, हम अपनी सुरक्षा को लेके किसी से भी डिक्टेशन नहीं लेंगे। आपके आपके हेल्प का, आपकी गाइडेंस का बहुत बहुत धन्यवाद, पर हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो पहली बार, और ये नेतन्याहू ने कुछ देर पहले, दो तीन घंटे पहले अपने सिक्योरिटी कैबिनेट से फिर मीटिंग की है। उसके बाद भी नेतन्याहू का यही स्टैंड है, हम कहीं से नहीं हट रहे। आईडीएफ को जो करना होगा वो करेगा और किसी से सलाह नहीं लेगा। लेबनान में इन अ वे हिजबुल्लाह के अगेंस्ट हम किसी की सुनने वाले नहीं है। ये इसका समावेश है जी। सुमित जी, क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो बढ़ती खींचतान है अब वो बदलती नजर आ रही है? क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर भी इस दबाव के बाद आपको बदलती नजर आएगी? देखिए, मिडल ईस्ट में बहुत अनईजी सीज फायर है। अगर मैं आपको बताऊं, मेरा शुरू से आकलन था ये जो एमओयू है ये केवल शिप्स को निकालने के लिए एक व्यवस्था की है, एक एक्सटॉर्शन मनी है, रंगदारी का पैसा जो ट्रंप अनऑफिशियली इनको पहुंचा रहा है ईरान को। ये कोई एमओयू नहीं है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये युद्ध विराम नहीं। कल ट्रंप ने खुद कहा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीज फायर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर भारत की बात करें, भारत की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे 11 शिप्स, करीब 10 शिप्स अभी भी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले वहां फंसे थे। मतलब करीब करीब 80-90 दिन से वहां फंसे पड़े हैं, वो नहीं निकले। वो अभी धीरे धीरे उनका नंबर आएगा, वो निकलेंगे। हमारे करीब 14 शिप्स से 2-3 हमने निकाले थे, 10-11 अब भी वहां फंसे पड़े। पिछले 48 घंटों में हमारे 11 शिप्स जो भारत के लिए एलपीजी, क्रूड ऑयल वगैरह लेके आए, जिसमें से 3 इंडियन फ्लैग्ड है, 6-7 इधर उधर कंट्रियों के, इनके फॉरेन शिप्स है जो हमारे लिए माल मसाला, इनके क्रूड ऑयल गैस वगैरह लेके आए, वो निकल पाए हैं। पर हमारे फ्लैग अब भी 10 शिप्स अंदर फंसे पड़े हैं। ये परिस्थिति नंबर 1 है। ये हमारी नहीं, पूरे विश्व भर के देशों की परिस्थिति है। दूसरी बात, अगर आप अभी देखें तो बहुत विवाद आ गया है जो ट्रंप ने क्लेम किया है और जो जेडी वेंस ने क्लेम किया और जो ईरान ने क्लेम किया। जैसे जो स्विट्जरलैंड में कल वार्ता फेल हो गई थी, तो जेडी वेंस साहब जो 24 घंटे बाद स्विट्जरलैंड से गुजरे, तो उन्होंने निकले, पता नहीं क्या कर रहे थे वहां। उन्होंने कहा जी ईरान मान गया कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमारे न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन करेगी और ये बताएगी कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम कहां है। पहले एक दो स्वर आए ईरान से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, जी ऐसी कोई एग्रीमेंट हमारी हुई नहीं है। इनफैक्ट हमारी न्यूक्लियर को लेकर तो बात ही नहीं हुई। वो कह रहे भाई बात तो टोटल 80 मिनट हुई। उसके बाद तो ट्रंप की धमकी आ गई, हम निकल गए, जेडी वंस वहां बैठा रहा, 24 घंटे बाद वो निकल कहता मैंने ये बात कर ली, वो बात कर ली, हमारी कोई बात नहीं। दूसरी बात, भाई अमेरिका ने इन पे पूरे सैंक्शंस हटा दिए, तो आज के डेट में 60 दिन तक ईरान खूब तेल पानी बेच सकता। अब इसका अगर हम आर्थिक मायनों में इसको आंके, तो मोनिका जी 10 से 15 बिलियन डॉलर का तेल और 10 बिलियन डॉलर के पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि 25 से 30 बिलियन डॉलर की व्यवस्था। जी। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे 12 बिलियन डॉलर 36 बिलियन डॉलर में से अनफ्रीज कर दिए।
ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक बात मैं आपका बता रहा हूँ, जब अराची मीटिंग में आए थे तो उन्होंने कहा मेरा सैंक्शन हट गए हैं। जो अमेरिका ने दस्तावेज जारी किया उसमें एक दिन पहले की डेट है, यानी कि जब अराची मीटिंग में आ गए थे तो ये उनका कहना सच है कि उन पे सैंक्शन हट गए थे। तो उनको 20-25-30 बिलियन डॉलर का ये तेल बेचने का परमिट मिला मोटा मोटा, आपने $12 बिलियन फ्री कर दिए। जब जेडी वैंस और ट्रम्प से पूछा गया साहब आपने $12 बिलियन किस बात के दिए, उन्होंने कहा जी वो उससे वो हमारे किसानों से गेहूं, सोयाबीन, वीट इत्यादि खरीदेंगे, खाने पीने की किल्लत और दवाइयों की किल्लत है ईरान में। जब ईरान से ये पूछे उन्होंने कहा जी ऐसा कोई बात ही नहीं, हम जिससे मर्जी खरीदे, ये तो हमारा पैसा, हम जहां मर्जी लगाए, हमने कब बोला हम अमेरिका से खरीदने वाले। ये अमेरिका सरासर झूठ कह रहा। अभी अभी ट्रम्प साहब कह रहे नहीं ये पैसा ईरान के नेशनल बैंक को नहीं दिया जाएगा, एक एस्क्रो अकाउंट में रहेगा। ईरान से आप पूछिए, ईरान कह रहा है जी हमारे बैंक को पैसा मिल रहा है, हमारे नेशनल बैंक को या सेंट्रल बैंक जो होता है उससे पैसे मिल रहा है, कोई एस्क्रो अकाउंट वाला अरेंजमेंट नहीं है। तो अब आप देखिए ये तीन चीजें थी जो आपने कहा था कि जी हमने आके ये एटॉमिक एनर्जी का, हमने न्यूक्लियर को लेकर बड़ी सहमति कर दी, हमने एक मैकेनिज्म बनाया है। लेबनान वाला मसला अपनी जगह अटका पड़ा, वो तो खैर कल भी हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो दावे और प्रतिदावे हैं वो कहीं पे समन्वय नहीं बैठ पा रहे, उनमें कोई समन्वय नहीं बैठ पा रहा। कोई भी दावा अमेरिका और ईरान का हमें मिलता नजर नहीं आ रहा, किसी में भी कोई समन्वय हमें बैठता नजर नहीं आ रहा। ये पहली बात है जो आपको इंपॉर्टेंट बता दे। तो इसीलिए ये जो पूरा क्षेत्र है एक ज्वालामुखी पे बैठा है और चीज दिन ब दिन यहाँ बिगड़ती जा रही है और पता नहीं कि कब कौन सी त्रासदी हो जाए। अब देखिए ईरानी आए वापस, ईरानी गए जी मिलने ओमान से, ओमान में सुल्तान साहब से मिले, वो सुल्तान ऑफ ओमान से मिले, और अभी हमारे शो से शायद आधा घंटा पहले ये पहुंच गए पाकिस्तान। वही डेलीगेशन अब पाकिस्तान पहुंच रहा है, पाकिस्तानियों से मिल रहे हैं, पाकिस्तानियों से कुछ सांठ गांठ हो रही है इनकी। तो अब आप देखिए, और मैसूद पेजिस्कियन पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो गिलाबाफ और अराची पहले ओमान जाते हैं, गिलाबाफ और अराची फिर पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के बाद अब वो वापस जाएंगे और इसके बाद पेजिस्कियन आके पाकिस्तान जाएंगे। तो अब जब ये जियोपॉलिटिक्स में घटनाक्रम होते हैं नॉर्मल नहीं है। अब ओमान गए थे ये बात करने की भाई हम ज्वाइंटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस इंटरनेशनल वाटरवे नहीं होगा। पाकिस्तान इसलिए गए थे बात करने जी हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, ट्रंप नेटो के कंट्रियों को टाइट करने की कोशिश कर रहा, वो होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। ईरान को यह डर है कि अगर नेटो ट्रंप के साथ आ गया तो ट्रंप की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, वो मिलिट्री ऑप्शन कभी भी यूज कर सकता है। जैसे ट्रंप ने अभी कहा था कि भाई अगर ईरान अपनी शर्तों पे नहीं मानेगा तो मेरे शिप वही है, मैं फिर ब्लॉकेड लगाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया, मैं फिर ब्लॉकेड लगा दूंगा। तो यानी कि जो परिस्थिति है 19-20 वाली है, और अगर नेटो ट्रंप के साथ आ जाता है बाई चांस, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास इसलिए जाया जाएगा कि भाई आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दो, क्योंकि अगर कल को ट्रंप ने हमें धमकी दी तो हमारे पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला होना चाहिए। कि आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दोगे, उन्होंने जैसे सऊदियों को दे रखा कि आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दोगे, क्या आप हमारी रक्षा के लिए आओगे। वैसे पाकिस्तान आएगा नहीं, बात अलग है, पर बात होगी। याद कीजिए साल 1.5 साल 2 साल पहले रईसी साहब जो तब ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनके विदेश मंत्री है पाकिस्तान गए, उसी समय वहां सऊदी भी आए थे। तब नवाज शरीफ उठ के चाइना गए, शहबाज का बड़ा भाई नवाज चाइना गया। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इनसे कुछ एटम बम वगैरह का सौदा हो रहा था, ऐसा माना जाता है। उसके कुछ दिनों बाद रईसी साहब का हेलीकॉप्टर गिर जाता है और उनके विदेश मंत्री और वो दोनों फोत हो जाते हैं। और ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में चार्टर है कि ये शायद इजरायलियों ने किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था एटम बम का सौदा करे, डायरेक्ट मैसेज दिया गया। क्योंकि कतर भी एक टाइम में इंटरेस्टेड था, वो भी चुपचाप हो गया, सऊदी भी चुपचाप हो गया इस घटनाक्रम के बाद। पर अभी जो ट्रंप नेटो के साथ अपने पेच टाइट कर रहा है, तो इनको डर लग रहा है कि ट्रंप कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी परिस्थितियां खराब हो सकती है। और जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, जितने शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलते जाएंगे ईरान का उतना लेवरेज कम होता जाएगा। अभी भी ये भी खबर आई कि ईरान कह रहा है कि अब मैं ओमान के साथ मिलकर ये तय करूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में से प्रतिदिन कितने शिप निकलेंगे। भाई ये तो डील थी नहीं, डील तो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला रहेगा, इंटरनेशनल वाटरवे रहेगा। अगर अब हम डिसाइड करेंगे कितने शिप निकलेंगे। बेसिकली जो ईरान को पैसा दिया जा रहा है, मेरा ये मानना, मेरा ये आकलन है कि भाई इन जहाजों को जाने दो, उसके बाद खेल तमाशा शुरू होगा। ये मेरा आकलन है। और जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं मोनिका जी, वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसी की तरफ हमें ले जा रहा है, वही दर्शा रहा है जी।